नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं आर के शर्मा महर्षि स्कूल हलेना के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम ठोस अवस्था नामक जो आपका अध्याय है उसका हमारा टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक में हमने पिछला जो आपका वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि डिफेक्ट क्या होते हैं। हमने देखा था कि ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं। तो आप सुनिएगा, ध्यान से समझें कि अपूर्णता का मतलब दोस्त हमने बड़े अच्छे ढंग से उसको पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टाइक्योमिति दोष क्या होते हैं। फिर उसमें आपने अशुद्धि मिलाई थी, तो जब अशुद्धि मिलाई थी तो उस क्रिया को आपने एक नाम दिया था, वो नाम था आपका डोपिंग। आज का दोस्तों जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक हमारा टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुण। अब समझें आप इस टॉपिक को समझेंगे, थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करें, बाद में हम लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कि ठोसों के चुंबकीय गुण। हमारे दो टॉपिक इसमें शेष हैं। एक तो बेटा ठोसों के चुंबकीय गुण और दूसरा होता है ठोसों के विद्युतीय गुण। अगला जो लेक्चर होगा वो आपके विद्युतीय गुण का होगा और ये जो लेक्चर है अपना वो है आपके चुंबकीय गुण का। तो समझें आप ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सवाल आता है होता क्या है मैग्नेटिक, तो आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप समझें कि आपकी जो वर्डिंग है वो है आपकी चुंबकीय गुण। कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं। मैग्नेटिक, आपने नाम को सुना है, चुंबक क्या होती है। तो मैं आपसे कोई पदार्थ लूं, उस पदार्थ के अंतर्गत कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे आप सुने, जैसे मान लीजिए मैं आपसे को लिख दूं एक लाइन, सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण होता है। सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण होता है। अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी उत्पत्ति होती कहां से है, आप समझने का प्रयास करें कि ये जो चुंबकीय गुण है, एक एनसीईआरटी में शुरुआत में लाइन लिखी हुई है कि सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इस चुंबकीय आघूर्ण की जो बेटा उत्पत्ति होती है, वो चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण होती है चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अर्थात मैं इसको और डिटेल में लिख दूं, खोल के आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि आप समझे बेटा, कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है और इसकी उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। यानी कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब अगर ये सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करें तो एक लाइन और लिख दूं मैं, इनका जो चुंबकीय गुण होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय गुण होता है, वो डिपेंड करता है दो प्रकार की गतियों पे। अब दो प्रकार की गति कैसे होती है? तो पहली जो गति होती है वो होती है नाभिक के चारों ओर,
और दूसरी गति होती है स्वयं के अक्ष पे, यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चक्कर में लगाती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, इन दो प्रकार की गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो एक लाइन फिर लिखेंगे हम, समझ समझ के लिखिएगा, सुनिएगा पहले। इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति दो प्रकार की गतियों के कारण होती है। दो प्रकार की गति कौन सी है? पहली मैंने जैसे आपको बता दिया कि मान लीजिए ये आपका सन एस और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। सन के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पे भी तो घूर्णन करती है। तो पहली जो गति होती है, दो प्रकार की गति, पहली है इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कौन सी गति होगी बेटा? कक्षीय गति। और सेकंड जो होती है स्वयं के अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। पहली गति ये होती है, दूसरी गति ये होती है। समझे आप? फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं सर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ होता है, उसकी उत्पत्ति इसके कारण होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसकी कितने प्रकार की गति होती है? दो प्रकार की गति होती है। पहली होती है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और दूसरी होती है स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। ठीक है। अब इन दो प्रकार की जो गति है, तो इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इस वाली गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और दोनों को मिला के यदि हम बात करें तो वो जो गुण होगा, वो जो प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी किसकी होगी बेटा? ठोस होगी। दोबारा सुनिए कि ये गति होती है दो प्रकार की। इन गतियों से आगे चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। कैसे होता है उसी को हम देखते हैं। चलो कि दो प्रकार की जो गतियां हैं, पहली जो गति है वो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति होती है और दूसरी जो गति होती है वो स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति होती है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। दो प्रकार की गतियों में आप सर फर्स्ट देखें, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और सेकंड है बेटा स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। ये दो प्रकार की गति है। अब इसका मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। ये आपका नाभिक, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे परमाणुवीय नाभिक। ठीक है, परमाणुवीय नाभिक और इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखेंगे हम चुंबकीय आघूर्ण।
ठीक है सर। सेकंड वाला अपने अक्ष पे भी घूर्णन करेगा और अपने अक्ष पे घूर्णन ऐसे करेगा, चुंबकीय आघूर्ण। अब इसको ऐसे लिखें, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। दो प्रकार की गति। अब जब ये गति होगी और ये गति होगी तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी? इससे तो निकलेगी कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकलेगा? कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण। और इधर वाली से निकलेगी चक्रण, है ना, तो इससे निकलेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो दो प्रकार की गति है, ये इसके कौन से गुण हो जाएंगे? दो प्रकार के गुण हो जाएंगे। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है, इकाई क्या होती है चुंबकीय आघूर्ण की? बोर मैग्नेट्रॉन, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Bm से। और एक Bm बराबर होते हैं 9.27 इंटू 10 की घात -24 के। यानी कि आपसे मैं बोलूं दो प्रकार की गति हो गई आपकी। एक तो नाभिक के चारों ओर कक्षकीय गति, जिसके कारण उत्पन्न होता है कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण। और एक होती है बेटा चक्रण गति, चक्रण यानी स्वयं के अक्ष पर, और इसके कारण जो उत्पन्न होता है वो होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों को मिला के ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है बोर मैग्नेट्रॉन। और इसका जो मान होता है वो होता है 9.27 गुणा 10 की घात -24। तो 9.27 गुणा 10 की घात -24 होता है। और ये मान किसका होता है? चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का। तो चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है दो प्रकार की गतियों पे। आपसे कोई पूछे तो पहला तो ये होता है, दूसरा ये होता है। ध्यान करें आप, क्वांटम नंबर से मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वहां ये दो चीज आई थी, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब ठोसों के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर जो ठोसों के चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। अब क्या होता है इसको आप ढंग से समझें। 5 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे थोड़ा, पहले लिखेंगे नहीं, हम केवल समझेंगे। तो 5 प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रकार है वो प्रकार होता है आपका अनुचुंबकीय गुण। आप एक लाइन लिखिएगा, नोट डालें, ठोसों के चुंबकीय गुणों को 5 भागों में बांटा गया है। अब आप इसके 5 पार्ट सुनिएगा, कौन कौन से, फिर समझेंगे उसको। आराम से समझेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं हम, केवल समझने का प्रयास। और ये आपके 5 पार्ट कौन कौन से हैं इसको आप थोड़ा सा साइड में देखना है। पहला जो प्रकार है वो है अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड फर्स्ट। सेकंड आपका प्रतिचुंबकीय ठोस, डायामैग्नेटिक सॉलिड।
तीसरा लौह चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और चौथा प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रति आ जाए तो एंटी लग जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और लास्ट होता है फेरी चुंबकीय ठोस, और इसे बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। यानी कि आपको ठोसों के जो चुंबकीय गुण होते हैं उनको आप 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है अनुचुंबकीय, दूसरा जो प्रकार है वो होता है प्रतिचुंबकीय, तीसरा जो प्रकार है लौह चुंबकीय, चौथा जो प्रकार है प्रतिलोह चुंबकीय, एंड देन लास्ट जो होता है वो होता है आपका फेरी चुंबकीय ठोस। अब आप समझें इस चीज को, देखो एक लाइन में मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा कि होता क्या है, कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता। लिख तो हम बाद में लेंगे, पहले आप समझें इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि यदि इनको अनुचुंबकीय की बात करूं, मैं इन दो की बात कर रहा हूं, इनकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले अनुचुंबकीय क्या होता है, पहले मैं चलो इसी की बात कर लूं, इन दोनों की। देखो अनुचुंबकीय का मतलब होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक अयुग्मित है, जबकि इसमें क्या है, युग्मित है। तो ये जो है आपका कक्षक, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इधर आपका कौन सा इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आपसे मैं बात करूं, मैं आपसे पूछता था यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी, यानी पैरा होगी। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, डाया होगी। या मैं इसको और दूसरे तरीके से कैसे करूं, यदि सभी इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में हैं तो पैरा, और सम संख्या में है तो क्या हो जाएगी, डाया हो जाएगी। ठीक है, ऑड इवन हो जाएगा। तो अनुचुंबकीय जो ठोस होते हैं वो उनमें होती है अनुचुंबकीय ठोस जिनमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यदि आप एक तो पहली लाइन आप क्या लिख सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो ये दुर्बल आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं, ये दुर्बल आकर्षित होते हैं। दो लाइन समझ में आ गई। पहली बात तो इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी, यदि आपने इस ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो ये आकर्षित तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, वीक अट्रैक्शन इनके अंतर्गत होगा। तीसरी चीज, आपने जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र में जब इनको रखा ना, उस टाइम तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि इनमें चुंबकीय गुण होता है। लेकिन जब आपने चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। तो मैं एक लाइन लिख दूं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते, अर्थात इनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एक लिखते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र में इनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, चुंबक के समान। कैसा व्यवहार होता है, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार चुंबक के समान। और एक लास्ट लिख दूं, चुंबकीय क्षेत्र की
अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो FeCO(Ni) आदि। FeCO(Ni) और आदि और लिख सकते हो आप। चलो छोड़ो, Cr+2 भी होता है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। तो केवल ज्यादा इसको आप समझना नहीं है, ज्यादा इसको रटना नहीं है कि आप रटने लग जाओ। भाषा तो आप स्वयं बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अरे ये उनमें होता है जिनमें आयनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार कैसा होता है? चुंबक की भांति। लेकिन आप इनमें से यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे ना, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। इसके जस्ट बिल्कुल उल्टा क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। कैसे होता है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बोलो, युग्मित। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। समस्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं सर? इसमें युग्मित होते हैं। दूसरी चीज, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तो ये प्रति लगाए तो दुर्बल रूप से क्या होंगे? ये प्रतिकर्षित। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब देखो, इसको समझें आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो चीजें, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। देखो, एक का चुंबकीय आघूर्ण इधर होता है और दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण इधर होता है। एक का चुंबकीय आघूर्ण, यदि समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। इसलिए इनका चुंबकीय गुण, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। मैं आपको फिर बोल के लिखा रहा हूं, लिखाना संभव नहीं है, इसलिए आप समझे इस चीज को। ये केवल उनमें होगा जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो NaCl C6H6 और एक आपका जल H2 आदि। यानी कि फिर मैं आपसे बात करूं कि प्रतिचुंबकीय ठोस और अनुचुंबकीय ठोस में क्या अंतर है। इन दोनों में अगर अंतर पूछे ना, तो आप समझ, इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, इधर सम संख्या में। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तो दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। इनको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लो तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। तो इनका जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आपका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, उदाहरण आपसे पूछेगा कि क्या होते हैं। हालांकि सवाल ये आता है कि प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, अब आपके 3 प्रकार बचे हैं, तो यहाँ जगह नहीं है, वो आएगा नहीं, इसलिए मैं इनको मिटा देता हूं और आगे उनका डिस्कशन करते हैं। तो जो 3 प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे पहले। तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, अभी हमने वो तो पढ़ लिया। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका लौह चुंबकीय ठोस। चौथा जो प्रकार है प्रति लौह चुंबकीय, और पांचवा लास्ट है फेरी चुंबकीय ठोस। अब वर्डिंग लिखें इंग्लिश में, फेरो
एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक सॉल्ट। हाँ जी, एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं, उसकी परिभाषा लिख के समझा दूं, आप उससे समझ लें। सबसे इसमें मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की बात की थी अभी मैंने, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा डोमेन की। देखो होते क्या है डोमेन, जैसे मान लीजिए कि इसकी परिभाषा लिख दूं मैं आपसे, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के, यानी कि ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन एक साथ, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन एक साथ छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। अब ये डोमेन कैसे थे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होते हैं डोमेन, ये ग्रुप होता है एक तरह का, ठीक है, आप समझे। इसमें कुछ ऐसे व्यवस्थित हैं, कुछ ऐसे व्यवस्थित हैं, कुछ ऐसे व्यवस्थित हैं, और कुछ थोड़े ऐसे, ठीक है। ये ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय धातु आयन छोटे छोटे खंडों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सर इसका इन्होंने जो नाम दिया है वो नाम है इसका डोमेन, यानी कि इनको हम वर्डिंग कहते हैं डोमेन। तो जो इन तीनों की जो मैं व्याख्या करूंगा वो मैं आपको बार बार क्या बोलूंगा, डोमेन वर्ड बोलूंगा, यानी कि इनकी व्याख्या जो होगी वो सर किसके आधार पे होगी, बोलना सर डोमेन क्या। समझे, आपको डोमेन तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है, छोटे छोटे खंडों में व्यवस्थित हो जाते धातु आयन अलग अलग। तो यह इलेक्ट्रॉन की कोई कथा नहीं है, इसलिए दो चीज तो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और तीन चीज डिपेंड करती है डोमेन पे। अब आप समझे इसको। सबसे पहले लौह चुंबकीय क्या होते हैं, प्रति लौह चुंबकीय क्या होते हैं, और फेरी चुंबकीय क्या होते हैं। देखो मैं डायग्राम बता देता हूं पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। देखो डोमेन का मैं आपको डायग्राम यहां बना दूं कि डोमेन तो ऐसे व्यवस्थित है, ठीक। तो लौह चुंबकीय में होता क्या है कि जो सभी डोमेन होते हैं वो एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कि यदि आपने लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जैसे मान लीजिए मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको आपने किस में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में। कहां रखा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो डोमेन ऐसे व्यवस्थित थे, ऊपर दिखा रहा हूं मैं, ऐसे व्यवस्थित थे। अब ये डोमेन का क्रम कैसे हो जाएगा, देखो, या मैं इसको पहले चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, देसी भाषा देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो समस्त डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। समस्त डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी ये डोमेन ऐसे थे ना, अब ये कैसे हो जाएंगे देखना, ऐसे हो जाएंगे। ज्यादा डोमेन संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ जाए।
आप ज्यादा कितने भी बना सकते हो। तो ये डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी कि अब एक का चुंबकीय आघूर्ण इधर था, एक का इधर था, एक का नीचे था, ऊपर था। जब आपने एक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया ना, तो सारे डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने इसमें से चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया ना, तो ये एक प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मैं बोलूं कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देंगे ना, बिल्कुल नहीं खोएंगे। यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो ये इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या होंगे इसके? उदाहरण आप लिखेंगे वही FeCO Ni CrO2 और एक आपका Gd एटसेट्रा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा ये प्रति का मतलब एंटी। यहां डोमेन अब भी ऐसे व्यवस्थित हैं, लेकिन अब आप इसको भी लिख लें, लौह चुंबकीय की जगह क्या आ जाएगा? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों को कहां रख दिया आपने? रख दिया। कहां रखोगे? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इनका जो डोमेन का जो क्रम होता है वो क्रम होता है, प्रति का मतलब होता है उल्टा। यानी कि जो डोमेन्स का इसमें क्रम आएगा वो एक दूसरे के उल्टा आएगा। उल्टा का मतलब क्या होता है? एक का यदि क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो डोमेन एक दूसरे के विपरीत विन्यासित हो जाते हैं और एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो जो डोमेन ऐसे व्यवस्थित थे ना, कैसे हो जाएंगे? देखो, एक ऐसे, तो एक तो ऊपर की ओर है तो दूसरा जस्ट कहां होगा? नीचे। ऐसे इसमें देखो आप, एक ऊपर एक नीचे। यानी कि एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा नष्ट हो रहा है। यानी एक ऊपर है, तीन ऊपर तीन नीचे, रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो उदाहरण आपका वही है MnO2 Mn2O3 एटसेट्रा। 3 प्रकार के इसमें उदाहरण है, याद रखना, कुछ रटना ही नहीं है। दूसरे हैं फेरी चुंबकीय। ये थोड़े से इसके विपरीत है, यानी कि हालांकि इनकी संरचना इसके समान होती है, लेकिन जो डोमेन का क्रम होता है ना, वो कैसे होता है? कैसे होता है? देखो, समांतर, एक दूसरे के समानांतर तथा प्रति समांतर होता है। कुछ तो समांतर होंगे, कुछ प्रति समांतर। कैसे होंगे? जैसे मैं कह दूं कि दो डोमेन तो एक दिशा में हो जाएंगे, 1 2, ये डोमेन देखो, ठीक है। अब दो डोमेन एक दिशा में आ गए तो एक डोमेन इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 डोमेन एक दिशा में हो जाएंगे, 1 2 1 2 1 2, तो एक डोमेन कहां आ जाएगा? बोलो, नीचे आ जाएगा। यानी कि इसमें मैं बात करूं कि जो डोमेन का क्रम होता है वो एक दूसरे के समांतर भी होता है और एक दूसरे के प्रति समांतर भी
होता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि डोमेन का जो विन्यास होता है एक दूसरे के समान परंतु विपरीत होता है। ऐसे लिखते हैं, डोमेन का क्रम एक दूसरे के विपरीत तथा असमान होता है। विपरीत तो होता है लेकिन कैसा होता है? असमान। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो Fe3O4, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका होता है Fe3O4 होता है और एक होता है आपका MgFe2O4, MgFe2O4 इसका क्या होता है? उदाहरण होता है। फिर भी आप समझे, देखो ये जो कथा है ना, ये डोमेन के आधार पर चलती है। इनको आपने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में तो सभी डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे, तो इनका तो प्रबल चुंबकीय आघूर्ण होता है। इनको आपने रख दिया तो एक ऊपर होता है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, यानी कि एक दूसरे को चुंबकीय आघूर्ण इनका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो डोमेन का क्रम एक दूसरे के विपरीत तथा असमान होता है। यानी कि दो इधर है तो एक इधर है, तीन इधर है तो दो इधर है। इसका मतलब रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण तो इनका भी होता है, लेकिन इनका कैसा होता है? 0 होता है और इनका तो प्रबल चुंबकीय आघूर्ण होता है। परंतु एक सवाल आता है कि यदि आपने लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों को, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों को गर्म कर दिया तो ये किसमें बदल जाते हैं? तो ध्यान रखना आप, जब भी आप इनको गर्म करोगे तो इनको गर्म करने पर ये किसमें चेंज हो जाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थों में। किसमें चेंज हो जाते हैं ये सर? अनुचुंबकीय पदार्थों में आपस एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है ठोसों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में। तब तक आप इन वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और थोड़ी सी वही विनती में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी आप इनको पढ़ रहे हो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। पूरा देखोगे तभी आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल फिट हो जाएंगी। और कोरोना जो महामारी इस टाइम चल रही है, तो इस टाइम स्कूलों का खुलना लगभग असंभव लग रहा है। तो एक ऑनलाइन जो आपकी पढ़ाई है, ऑनलाइन जो आपकी एजुकेशन है, वही आगे तक जाने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो आपको दिखाई जा रही है महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, जितनी भी वीडियो हैं आप उनके लिपिबद्ध अपने हाथ से नोट्स बनाइए। आपको समय समय में PDF फाइल भी प्रोवाइड की जा रही है। जहां जहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वहां तक आप उसको पढ़ें। आपके क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं बीच बीच में पढ़ा, उसमें आपकी किताबों में, बुकों में, और आपके पाठ्य निहित जो प्रश्न होते हैं आप उनका भी अध्ययन करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।